अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही है? मैं आप लोगों का कब से वेट कर रहा हूँ। 4:30 का ऑन किया हुआ, बच्चा कोई नहीं था। Recording in progress. 4:30 का ऑन किया हुआ मैंने, आज तो बच्चा कोई है ही नहीं था। फिर मैं अपने काम लग गया। अब देखा तो अब बच्चे बैठे हुए हैं। ये सही है। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। और हम शुरू करें। आप लोगों ने आज लेट ज्वाइन की है। नहीं नहीं, मेरी कमर का दर्द बहुत शदीद है। बैठा हूँ तो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हूँ तो बैठा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। बस चोट लगनी थी, लग गई। लिखी होती टाल थोड़ी सकता है, लेकिन लगी बहुत गलत जगह पे, मतलब गलत टाइम पे लगी है। बैक बोन ना बड़ी इंसान की सेंसिटिव होती है। अब क्या करें, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया। वो इम्पेयरमेंट स्टार्ट करना था हमने आज, तो करें इम्पेयरमेंट स्टार्ट। चलें जी, इम्पेयरमेंट को स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट अपनी कॉफ़ी मंगवा लूँ ताकि हम फिर लेक्चर सुकून से शुरू करें। मुझे पता है मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना।
चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इम्पोर्टेंट एरिया और आसान एरिया। लाइक आई कैन से डैट जिस फॉर्मेट में, जिस तरीक़ेकार के तहत हमने IAS 16 किया ना, हम उसी वे में वर्किंग बनाएंगे और उसी तरह हम इसे करेंगे तो हमारा ये वाला एरिया भी जो है वो इजी हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ टॉपिक्स आपको लाइक थ्रू आउट द सेशन जो है कुछ चैप्टर्स जो है स्लाइड्स पे कराऊंगा। मेजॉरिटी चैप्टर्स जो हैं वो मैंने स्लाइड्स पे ही करवाने हैं, और जो स्लाइड्स पे चैप्टर होते हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं कि जी ये चैप्टर है और ये आपके लिए अवेलेबल है। और कुछ जो होंगे आपके पास वन नोट पे कराऊंगा, और ये चैप्टर भी जो है आपके पास ड्राइव में अवेलेबल होगा, PDF में आप इसको पकड़ लीजिएगा। तो अभी हम इसको वन नोट पे करेंगे, हम इसको स्लाइड्स फॉर्म पे नहीं कर रहे, बिकॉज जिन चैप्टर में वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है, लिखना ज़्यादा पड़ेगा, तो वो मैं वन नोट पे ले जाता हूँ। जहाँ स्लाइड्स की हेल्प मिल जाती है फिर वो मैं स्लाइड्स के ऊपर जो जाके क्या कर रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ। तो बेसिकली इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट IAS 36 है। और लाइक इसका टेस्टिंग लेवल की बात करूँ तो इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो है हमारे पास T1। T1 का मतलब है कि इसमें से हमें मैक्सिमम जो है वो 8 मार्क्स तक का पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड है, 8 मार्क्स का पेपर आएगा। लेकिन इट इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट एरिया, बिकॉज अगर आप पास्ट पेपर्स में करेंगे, हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको IAS 16 के साथ 36 का कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। आपको IAS 36 के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और IAS 36 में एक एरिया होगा डैट इज़ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, वो भी आपको मिलेगा। और सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व उस वक़्त होती है हमारी IAS 16 में कि जब हमारे पास IAS 16 में जो हमारा मॉडल है वो रीवैल्यूएशन मॉडल हो, और हम इसमें से रिवर्सल्स जो हैं अगर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या रीवैल्यूएशन मॉडल पे हम इम्पेयरमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व जो है हमारी हो रही होती है। तो बेसिकली चैप्टर ये हमारा इम्पोर्टेंट है, आसान भी है, अगर तरीके से करेंगे तो बड़ा इजी वे में आपका हो जाएगा। चैप्टर का नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। चैप्टर का क्या नाम है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? अगर आप इम्पेयरमेंट का लफ्ज़ी मतलब तलाश करना चाहें तो इम्पेयरमेंट का लफ्ज़ी मतलब होगा ख़राबी। क्या? ख़राबी। कि कोई चीज़ ऑल ऑफ सडन ख़राब हो जाए तो हम कहते हैं यार इसमें इम्पेयरमेंट जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट जो है वो हमें चार्ज करनी पड़ेगी। अब जैसे आपके सामने तस्वीर कुछ नज़र आ रही है, ये तस्वीरें ही आपको बता रही हैं कि इम्पेयरमेंट क्या होगा। कि अचानक किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाना, अचानक किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, कोई चीज़ गिर जाना, फट जाना, टूट जाना, ये हमारी क्या है? ये हमारी इम्पेयरमेंट कहला रही होती है। अब इसमें बेसिकली हम करने का जा रहे हैं। देखिए जी, एक आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कार है और आप उस कार को क्या कर रहे हैं? आप उस कार को चला रहे हैं और आपने गाड़ी की वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है कि जी मेरी गाड़ी जो है वो कितने की है? 2 मिलियन की है। 2 मिलियन की आपने रिकॉर्ड की है, बड़े खुश हैं जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आपने गाड़ी पार्क की हुई है और पार्किंग में गाड़ी खड़ी की हुई है, एक दरख्त है वो गाड़ी के ऊपर गिर गया तो गाड़ी की छत टूट गई। अब आपकी जब गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई, बैठे बिठाए आपको लगा पता कि यार अब ये गाड़ी 2 मिलियन की नहीं है, अब इसका मसां जो पैसे मिलने हैं वो 8 लाख रुपये मिलने हैं। तो जब बैठे बिठाए अचानक किसी एक्सटर्नल इंडिकेटर की वजह से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से जो वैल्यू में कमी आ गई है, इसे हम क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट कहलाते हैं। और ये होता है, आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, आंधी आई है, तूफान आया है, पूरी दीवार टूट गई है, भाई इम्पेयरमेंट चार्ज होगी।
प्लांट लगाया हुआ है, प्लांट चल रहे हैं, फैक्ट्री में आग लग गई है, प्लांट तबाह हो गया, शॉर्ट सर्किट होकर सारा कुछ जल गया, मशीन की एफिशिएंसी ख़त्म हो गई है, मशीन चल रही है, प्लांट ऑपरेट हो रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया है, तबाह हो बर्बाद पुरजे हो गए हैं, गाड़ी ली हुई है, गाड़ी का इंजन सीज हो गया, गाड़ी का इंजन फ्लॉप हो गया है, बॉडी गल गई है। तो ये तमाम चीज़ें जिससे एसेट में कोई ख़राबी आए और ख़राबी आने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी वाक़या हो, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कह रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने देखना क्या है, इसमें हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ना है हमारा, दैट इज़ IAS 36 स्टैंडर्ड का नाम है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। और ये एसेट हमें क्या चीज़ कह रहा है कि हमने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो हमने एसेट रिकॉर्ड किए हुए हैं, जो उनकी हमारी बुक में कैरिंग वैल्यू है, वो उनकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब रिकवरेबल अमाउंट अगर हम इसको लेमैन लैंग्वेज में इस्तेमाल करें, अभी हम जाकर देखेंगे रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, कैरिंग वैल्यू क्या होती है, वो हम डिटर्मिन करते हैं। लेकिन एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ तो मैंने एक एसेट लिखा हुआ है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, कितने का, 8 लाख रुपए का। मुझे पता है कि मैं इस एसेट को चला रहा हूँ, इसकी कीमत कितनी है, 8 लाख रुपया है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, 8 लाख रुपया है, एक कैरिंग वैल्यू है। और रिकवरेबल अमाउंट है कि अगर मैं इस एसेट को बेच दूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, वो रिकवरेबल अमाउंट है। अगर मैंने एक एसेट लिखा हुआ है अपनी बुक्स में 8 लाख रुपए का, और वो मुझे मार्केट में अगर मैं उसको आज जाऊँ बेचने मुझे 9 लाख मिल जाएंगे, इसका मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने सही लिखा हुआ है। लेकिन मैंने अगर एक एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है 8 लाख रुपए का, और मार्केट में मुझे उसका मिलना ही 6 लाख रुपया है, मुझे उससे पैसे रिकवर ही 6 लाख रुपया होने हैं, तो यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट कम है, पैसे मुझे कम मिलने हैं, लिखा मैंने ज़्यादा हुआ है, मैंने अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू किया हुआ है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपके एसेट्स जो हैं वो हमेशा आपकी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, स्टैंडर्ड में डिस्कस आउट करनी है। अब इसको डिस्कस करने के लिए मतलब इसमें हमने देखना क्या है, बेसिकली हमने देखना है कि इस चैप्टर में स्कोप क्या है। हमारे ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आ रहे होते हैं और थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और थ्योरेटिकली में इसकी चंद चीज़ें, डैट इज स्कोप ऑफ इम्पेयरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट एरिया है। हमने देखना है कि स्टैंडर्ड का मकसद क्या है, इसका स्कोप क्या है, दायराकार क्या है। इसके अलावा एक और चैप्टर पढ़ा है हमने, डैट इज़ IAS 40 जो हमने कंप्लीट किया हुआ है। ये वो चैप्टर है जिसका स्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली बात करें तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन में 2 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। एक है मेरे पास IAS 36 डैट इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, दूसरा है मेरे पास IAS 40 डैट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये 2 ऐसे स्टैंडर्ड हैं जिसका स्कोप जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें कुछ हम डेफिनेशंस जो है वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि इम्पेयरमेंट की स्टेजेस कैसे होती हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं इम्पेयरमेंट के, रिकवरेबल अमाउंट कैसे मेजर होती है, कैसे हमने इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखेंगे, जर्नल एंट्री क्या हमने पास करनी है, और फिर हमने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो है वो भी यहाँ पर देखना होगा। तो ये सारे हमारे कुछ मेन कंटेंट्स हैं जिस चैप्टर में हमने क्या करने हैं, लेकर चलने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो अकाउंटिंग कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा वो कौन सा है हमारा, बेसिकली डैट इज़ अ प्रूडेंस कंसेप्ट। वो कौन सा है हमारा, प्रूडेंस कंसेप्ट है। प्रूडेंस ये कहता है हमें कि हमने जो भी एसेट्स अपने रिकॉर्ड किए हैं, जो भी हमारे एसेट्स रिकॉर्ड किए हैं वो कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, वो कभी भी ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी अंडरस्टेट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो कि हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है प्रूडेंस का, तो इस चीज़ को नाफिज करवाने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड आता है वो कौन सा है, डैट इज़ IAS 36। क्यों, वो भी कहता है कि अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो ये नहीं होना चाहिए। आपके एसेट्स कितने होने चाहिए, जितनी उसकी रिकवरेबल अमाउंट है उसके ऊपर ही रिकॉर्ड करने चाहिए। तो बेसिकली हम किस कंसेप्ट के मुताबिक चल रहे होते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट के मुताबिक जो है हम सारे के सारा अपनी कैलकुलेशंस और सारा कुछ यहाँ पे कर रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर?
अब कुछ की डेफिनेशंस जो हैं वो आपने क्या रख ली हैं इस चैप्टर में जो है वो आपने याद रखनी है। पहले है डैट इज़ रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट हम किसे कहते हैं, इसमें हम देखते हैं रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी। जब भी रिकवरेबल अमाउंट की हम जिक्र करेंगे, जब भी हम रिकवरेबल अमाउंट की बात करेंगे, तो रिकवरेबल अमाउंट इज़ ऑलवेज हायर ऑफ व्हाट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़। इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट होगी। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है। देखिए जी, फेयर वैल्यू का मतलब है कि आज आप एसेट को बेचने जाते हैं, वो आपका कितने का सेल होगा, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, वो है जी हमारी फेयर वैल्यू। इसमें से हमने लेस करवानी है कॉस्ट टू डिस्पोजल, कि उसको बेचने के लिए कितना आपको कॉस्ट इनकर होगी, आप कितनी कमीशन पे करते हैं, आप कितने डिलीवरी चार्जेस पे करते हैं, वो तमाम कॉस्ट जो उस बेसिक बेचने के लिए नेसेसरी है वो लेस करवाएंगे, तो आपके पास आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसको इन अदर वर्ड्स आप एनआरवी भी कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप इसको एनआरवी भी कह सकते हैं, विच मीन्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, के ये एसेट बेच के हमें इतनी अमाउंट जो है वो क्या होगी, रियलाइज़ होगी। ये है हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हम इसको मेजर करेंगे और हम देखेंगे वैल्यू इन यूज़ क्या होती है। वैल्यू इन यूज़ का मतलब है कि अगर ये जो एसेट हमारा ख़राब हो गया है, अगर हम इसको ना बेचें, अगर हम इसको डिस्पोज ऑफ ना करें, अगर हम इसको लेके चलें अपने पास, तो फ्यूचर में जब हम इसको रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो क्या हमें इससे इन्फ्लोज होगा, क्या हमें इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करके इन्फ्लोज होगा। अगर इसकी लाइफ 3 साल है, 3 साल हो गया, 4 साल है, 4 साल हो गया, 5 साल है, 5 साल हो गया, हमने इसको रिमेनिंग लाइफ पे चलाया, रिमेनिंग लाइफ पे चलाने के बाद हमें कितनी रकम इससे हासिल होगी, वो जो फ्यूचर इन्फ्लोज है उसकी हम क्या लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी वैल्यू इन यूज़ कहलाएगी। तो हमने क्या देना होता है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़, और वैल्यू इन यूज़ जो इसमें से हायर होगी वही मेरी क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट जो है कंसिडर हो रही होगी। इज़ दैट क्लियर। फिर इसके साथ हमारे पास एक और वैल्यू आती है, एक और डेफिनेशन आती है, डैट इज़ कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये मेरे पास क्या आती है, ये मेरी कैरिंग वैल्यू जो है वो कंसिडर हो रही होती है कि अगर एसेट की कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करवा दूंगा तो मेरे पास क्या आती है, कैरिंग वैल्यू। इस कैरिंग वैल्यू को जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की है, फॉर एग्जांपल मेरा एक एसेट है, उसकी कैरिंग वैल्यू है 1200 रुपया। इस कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट को हमने कंपेयर करना होता है किससे, जो मेरी रिकवरेबल अमाउंट है उससे। अब रिकवरेबल अमाउंट हम देखेंगे वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल जो हायर होगी। अगर मेरी रिकवरेबल अमाउंट है 800 रुपया, कि भाई ये जो एसेट मैंने रखा हुआ है 1200 रुपये का,
इसमें से मुझे रिकवर कितने होने, मुझे सिर्फ 800 रिकवर होने। अब मुझे क्या करना है, मुझे एसेट को यहाँ से उठा के इस वैल्यू पे लिखना है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि एसेट कभी भी अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हमने किस पे रिकॉर्ड करना है, उसको रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। तो मेरे पास एसेट किताब में था 1200 का, उसमें से मुझे पैसे होने हैं वसूल 800 के, तो मैं 1200 से उठा के अगर 800 पे लेके आऊँगा, कितने से कमी आएगी, 400 से कमी आएगी। ये जो 400 से कमी आएगी, बेसिकली दिस कमी इज़ अ लॉस, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इम्पेयरमेंट लॉस कह रहे होते हैं। ये मेरा क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है कि अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो, अगर मेरी कैरिंग अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो और मेरा रिकवरेबल अमाउंट कम हो, तो उसकी वजह से जो रिकवरेबल अमाउंट पे लाने तक जो मुझे कमी आएगी, वो मेरा क्या कहलाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होती है कि एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो डायरेक्टली हमारी कॉस्ट इनकर हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, जिसमें क्या कहते हैं, डिलीवरी चार्जेस, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा कुछ शामिल होता है। बट इसमें एक चीज़ नहीं आती, दो चीज़ें नहीं आती, जो फाइनेंस कॉस्ट होती है, जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, एक उसमें वो नहीं आता, दूसरा इसमें इनकम टैक्स एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें नहीं आ रहे होते। तो ये एक्सक्लूजन है कि इंटरेस्ट और टैक्स जो है वो कभी भी बीच में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल है, एक एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट है 5,30,000 रुपया, उसकी वैल्यू इन यूज़ है 5,00,000 रुपया, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल है 4,70,000 रुपया। हमें उसकी रिकवरेबल अमाउंट बतानी है कितनी है, इम्पेयरमेंट लॉस बताना कितना है, और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट कितनी है वो बतानी है। देखें जी, रिकवरेबल अमाउंट हम पढ़ के आ चुके हैं, वो होती है हमेशा हायर ऑफ, क्या लेते हैं, हायर ऑफ क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग सॉरी वैल्यू इन यूज़। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसने हमें गिवन की है, वो कितनी है हमारी, 4,70,000 है। वैल्यू इन यूज़ कितनी उसने हमें गिवन की है, 5,00,000। तो हमने लेनी है हायर, दोनों में हायर 5,00,000 है, तो रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी होगी, 5,00,000 कंसिडर होगी। एसेट कैरिंग वैल्यू कितनी है, 5,30,000। तो हमने लिखा है 5 का, है कितने का, 5 का, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, कितने का लॉस हुआ, 30,000 का हमें लॉस हुआ है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस कहलाएगा। और जब इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा तो हमने एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। तो फ्यूचर में उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कितनी रहेगी हमारी, 5,00,000 जो है वो कंसिडर हो रही होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जी एक एसेट है, उसका कैरिंग अमाउंट है 4,90,000 रुपया, वैल्यू इन यूज़ है 5,00,000 रुपया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल है 4,70,000 रुपया। कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस इफ़ एनी, और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट रिव्यू। अब देखिए जी, मेरे पास इस एसेट में कैरिंग वैल्यू कितनी है, कैरिंग वैल्यू है मेरे पास 4,90,000 रुपया। मैंने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, कैरी किया हुआ है। अब हम लेंगे रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में हम लेंगे दो चीज़ें, या तो हम लेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो है हमारे पास, उसने गिवन की है 4,70,000 रुपया, और हम लेंगे वैल्यू इन यूज़, वो कितनी है हमारी, वैल्यू इन यूज़ दैट इज़ 5,00,000। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से हायर क्या है, ये है, तो इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कितनी है हमारे पास, 5,00,000 है। कितनी है रिकवरेबल अमाउंट, 5,00,000। भाई कैरिंग वैल्यू 490 है, रिकवरेबल अमाउंट तो 5,00,000 है, तो इसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। तो हैंस कैरिंग वैल्यू इज़ ऑलरेडी लेस देन रिकवरेबल अमाउंट, सो देयर इज़ नो इम्पेयरमेंट, हम कोई इम्पेयरमेंट इसके ऊपर चार्ज नहीं कर रहे होंगे। इज़ दैट क्लियर।
उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पेयरमेंट क्या है, मतलब जो हम ये पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड का मकसद क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि कैरिंग वैल्यू जो है मस्ट बी इज़ इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट। यहाँ हमने एसेट्स को उसके रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर क्या करना है, लेके चलना होता है। फिर है जी स्कोप क्या है, स्कोप इसका इम्पोर्टेंट है एंड डैट इज़ थ्योरेटिकली इम्पोर्टेंट, कि किन किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ये अप्लाई होगा, किन किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। देखिए इम्पेयरमेंट जो है ये हमने हर स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई करनी होती है, बट अगर हम हर की बात करें तो सिर्फ ये नॉन करंट एसेट्स के ऊपर ही क्या होगी, अप्लाई होगी। किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा वो हमारे लिए रेलेवेंट है। वो तमाम एसेट्स जो हमारी इन्वेंट्री का पार्ट बन रहा है अंडर IAS 2, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। उनका अपना रेलेवेंट स्टैंडर्ड है जिस पे हम कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। और रिमेंबर, अभी हम पढ़ के आए हुए हैं, अब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा IAS 40। अगर IAS 40 आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर ना तो हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं और ना ही उसके ऊपर कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट चार्ज होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन्वेंट्री के ऊपर और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब, जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। किस किस के ऊपर अप्लाई होगा, वो तमाम एसेट्स जो अंडर IAS 16 रिकॉर्ड हुए हैं उन पे अप्लाई होगा। वो तमाम एसेट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिन पे बोरिंग कॉस्ट अप्लाई हो रही है उस पे अप्लाई होगा। वो तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल के तहत उसके ऊपर अप्लाई होगा। इंटैंजिबल्स एसेट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। तो ये इसका स्कोप है कि किन किन के ऊपर अप्लाई होगा और किन किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है IAS 36, that is applied to revalued assets also। हम क्या करेंगे, हम इनको रीवैल्यूड एसेट्स के ऊपर भी जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। रीवैल्यूड एसेट्स में बस आपने ये चीज़ देखना है कि हमने मैयर जब करना होता है इनको, तो हमने जब रिकवरेबल अमाउंट आनी है, रिकवरेबल अमाउंट में हम लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स क्या थी, और लेस हम करेंगे कॉस्ट टू डिस्पोज कितनी थी, वो हम इसमें से लेस करवाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल हैं और ना होने के बराबर हैं, फिर हम खाली फेयर वैल्यू ही ले लेते हैं, हम ये इसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस नहीं करवा रहे होते। और अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल नहीं है फिर हम ये फेयर वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस करवाते हैं, जो मेरे पास नेट वैल्यू आती है हम उसे क्या कर रहे होते हैं, हम उसे कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये रीवैल्यूड एसेट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। और जब इसको हम रीवैल्यूड एसेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको अगर याद हो हमने एक एंट्री पास की थी IAS 16 में, वो थी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की, जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम सबसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो डेबिट करते थे। मतलब एसेट जो है वो तो हो गया मेरा क्रेडिट, वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जो इम्पेयरमेंट लॉस था सरप्लस मौजूद है सरप्लस को चार्ज होगा, और जो रिमेनिंग सरप्लस होगा इम्पेयरमेंट लॉस वो किसको चार्ज हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो एक यही एंट्री हम पास करके आ चुके हुए हैं। अब इसी चीज़ को सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। देखिए जी, कहता है जी कंसिडर द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज रिलेटेड टू रीवैल्यूड एसेट। एक एसेट ए है, एक एसेट बी है, एक एसेट सी है। कैरिंग वैल्यू उसने लिखी हुई है फेयर वैल्यू के ऊपर ही,
जो कैरिंग वैल्यू है वो फेयर वैल्यू ही है। 5 लाख 5 लाख 5 लाख, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल दोनों पर नेग्लिजिबल है। वैल्यू इन यूज़ इसकी 6 लाख है, इसकी 480 है, इसकी ₹1,00,000 है। डिस्कस वेदर IAS 36 नीड टू बी अप्लाइड एंड कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस। हमने देखना है क्या इनके ऊपर हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मिस हो गई है। नहीं, मिस नहीं हुई। ठीक है, अब आप देखें, आपकी फेयर वैल्यू है 6 लाख कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज़ है 6 लाख, तो भाई उससे ज़्यादा ही है, तो इसके ऊपर तो हमारा नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, कि होगा, द आंसर इज़ होगा। हमारा असूल क्या है? असूल है कि कैरिंग वैल्यू अगर ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है। यहाँ पे कैरिंग वैल्यू है हमारे पास 5 लाख और रिकवरेबल अमाउंट है 6 लाख, तो कैरिंग वैल्यू कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, तो इस केस में इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगी। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, उसमें है कि जी कैरिंग अमाउंट है वो कितनी है, 5 लाख है, और जो वैल्यू इन यूज़ है वो उसने हमें कितनी दी हुई है, डैट इज़ 4,80,000, ये इसने हमें गिवन की है। अब जब मैंने इम्पेयरमेंट चार्ज करनी होती है तो मुझे कंपेयर करनी पड़ती है कैरिंग वैल्यू। अब इसने कहा है कि फेयर वैल्यू ही कैरिंग वैल्यू है, तो इस सिनेरियो में इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, और इसको हमने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट में आता है जी मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरे पास कितनी है, 5 लाख है, और वैल्यू इन यूज़ जो इसने मुझे गिवन की है वो कितनी है, 4,80,000 है। हम इसमें से लेंगे हायर यही है और ये हमारी इसके बराबर ही है, तो इसमें भी कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट नहीं चार्ज होगी। हाँ, ठीक है, इसमें भी कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज नहीं होगी। थर्ड वाले में भी कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज नहीं होगी। वैल्यू इन यूज़ उसकी ₹1,00,000 है, फेयर वैल्यू जो उसकी है लेस कॉस्ट टू सेल वो 5 लाख ही है, हमने इसके ऊपर ही रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज नहीं हो रही होगी। गॉट इट? अब ये सवाल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल थी इसलिए इग्नोर हुई है। अब इस सवाल में हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है। अब जहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल नहीं है वहाँ पे अगर हमने इम्पेयरमेंट चार्ज करनी हो तो कैसे होगी, देखते हैं जी। सिनेरियो नंबर ए में सबसे पहले हम लेते हैं कैरिंग वैल्यू, वो कितनी है हमारे पास, 5 लाख है, ये हमने ले ली। कैरिंग वैल्यू कितनी है, 5 लाख। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब रिकवरेबल अमाउंट में हमारे पास आएगी फेयर वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 5 लाख है, इसमें से लेस करवानी है कॉस्ट टू डिस्पोज, वो है मेरे पास 50,000, तो मेरे पास नेट फेयर वैल्यू कितनी बनती है, 4,50,000। और इसको मैंने कंपेयर करना है वैल्यू इन यूज़ से। वैल्यू इन यूज़ कितनी है मेरे पास, 6 लाख है, तो हमने हायर लेनी है, हायर 6 लाख ही है, तो रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 लाख। कैरिंग वैल्यू मेरे पास 5 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास 6 लाख है, तो इस केस में कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज नहीं होगी। गॉट इट? अब चलते हैं सिनेरियो नंबर बी में। सिनेरियो नंबर बी में मेरे पास कैरिंग अमाउंट जो है वो 5 लाख ही है। हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट में हम लेंगे इसकी फेयर वैल्यू, वो इसने हमें कितनी गिवन की है, 5 लाख, लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल वो है मेरे पास 50,000, वो लेस किया, नेट फेयर वैल्यू आ गई मेरे पास 4,50,000।
वैल्यू इन यूज़ इसने मुझे गिवन की है, मेरी जो वैल्यू इन यूज़ है वो है 4,80,000। मुझे लेना इन दोनों में से हायर, रिकवरेबल अमाउंट में या वैल्यू इन यूज़ में जो हायर होगी वो हम क्या करें, कंसिडर करेंगे, हायर यही है। तो रिकवरेबल अमाउंट है मेरे पास 4,80,000 की, एसेट की कैरिंग वैल्यू 5 लाख है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी, 4,80,000 रुपये की। कितना नुकसान हो गया, 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये 20,000 रुपये मेरा क्या कंसिडर होगा, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। कहा था गारंटी का। और थर्ड केस में अगर देखें हम, केस नंबर सी, केस नंबर सी है मेरे पास कैरिंग वैल्यू वो है 5 लाख, ठीक है। अब हम लेंगे रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो है हमारे पास, फेयर वैल्यू है मेरे पास 5 लाख की, कॉस्ट टू सेल है मेरे पास 50,000 की, लेस करवाया ये कितनी आई है, 4,50,000। वैल्यू इन यूज़ है मेरे पास कितनी, 1 लाख। मैंने हायर लेना है, हायर 450 है, तो 450 ही हमारी क्या होगी रिकवरेबल अमाउंट। यहाँ से इधर जाएंगे तो मेरा 50,000 जो है वो क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो इस तरह से हम इसे सारा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इम्पेयरमेंट बेसिकली क्या है, हम कब कहेंगे हमारा एसेट इम्पेयर हो गया है। रिमेंबर, अगर हमारी रिकवरेबल अमाउंट एसेट की कम है कैरिंग अमाउंट से, हम कह देंगे कि भाईजान एसेट की जो है वो इम्पेयरमेंट चार्ज हो गया। कैरिंग अमाउंट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगी बुक वैल्यू। और ये बुक वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं किस डेट के ऊपर, जिस डेट के ऊपर हमारी रीवैल्यूएशन हो रही है अप टिल डेट। और इसको हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़, जो हायर होगी वो रिकवरेबल अमाउंट हमारी जो है वो कंसीडर हो रही होगी। तो कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा एसेट जो है वो इम्पेयर हो गया है। इज दैट क्लियर? चलें जी, मैं इसको इधर ही वाइंड अप करता हूँ। कल हम इम्पेयरमेंट के स्टेप्स और रिवर्सल वगैरह करके हम इसे फिर कल इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। कल टाइम पे आ रही है, टाइम पे वेट करता रहूँ आप लोगों का।